नमस्कार साथियों, नव्या आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और द हिंदू न्यूज़पेपर में जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है हम उनको डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है यूनियन कैबिनेट ट्वीक्स 2020 रूल्स टू अलाउ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये जो न्यूज़ है वो चीनी निवेश नियम भारत में क्या है उस पर आधारित है। ठीक है, चीन समेत पड़ोसी देशों के निवेश पर सरकार के नियमों में बदलाव लाया गया है। ठीक है, पहले जो नियम थे वो कुछ अलग थे। अभी भारत सरकार के जो केंद्रीय कैबिनेट ने 2020 में जो नियम बनाए थे उन नियमों में अभी बदलाव किया, जिनके तहत भारत की ज़मीन से सीमा साझा करने वाले जो देश हैं, है ना, वो अगर हमारे यहाँ उनकी कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करना चाहती है तो उनके लिए कुछ नियमों में बदलाव लाया गया। देख लेते हैं हम एक बार। पहले नियम था 2020 में प्रेस नोट जारी किया गया था। भारत की सीमा से लगे किसी भी देश की कंपनी अगर भारत में निवेश करना चाहती है तो उसे पहले भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। ठीक है, खासकर यह चीन के बढ़ते निवेश को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। अब ये किन देशों पर लागू होता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। ठीक है, यही हमारे पड़ोसी देश है जिनकी जो सीमा है हमारे देश से लगती हैं। अभी नया संशोधन क्या किया है? केंद्रीय कैबिनेट ने नियम में संशोधन कर दिया और इन देशों की किसी भी कंपनी की जो हिस्सेदारी है अगर 10% तक है और वो गैर नियंत्रक है तो वो ऑटोमेटिक रूट से भारत में निवेश कर सकती हैं। अगर कोई भी बाहर की कंपनी है जिसका अगर 10% ही निवेश है ना, किसी कंपनी की हिस्सेदारी केवल 10% तक ही है और गैर नियंत्रक है ना, कि उसका जो है मतलब अगर किसी कंपनी से सीमा से लगे देशों की जो हिस्सेदारी है सिर्फ 10% तक है और अगर वह कंपनी को नियंत्रित करती हैं तो वो कंपनी सरकारी मंजूरी के बिना भी निवेश कर सकती है। इसे ऑटोमेटिक रूट भी कहा जाएगा। बेनिफिशियल ओनरशिप प्रावधान, नए नियमों में बेनिफिशियल ओनरशिप प्रावधान को जोड़ा गया, जिससे ये देखा जाएगा कि किसी निवेश के पीछे वास्तविक मालिक कौन है ना। और अगर ऐसा होता है, गैर नियंत्रक है, ऑटोमेटिक रूट से आप भारत आ रहे हो, 10% ही हिस्सेदारी किसी कंपनी में आपकी, तो आपको DPIIT है ना, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में आपको आवश्यक जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सब देनी होगी निवेश कंपनी को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके जो खास एरिया थे ना, आप किस किस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, पॉलीसिलिकॉन में और फिर वेफर निर्माण जैसे सेक्टरों में निवेश प्रस्तावों का 60 दिनों के भीतर निर्णय किया जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी मंजूरी देने की कोशिश की जाएगी। सरकार ने चीन सहित सीमा से लगे देशों के निवेश पर लगी सख्ती को जो है अभी थोड़ा कम किया है और उनकी हिस्सेदारी 10% से कम और नियंत्रण में नहीं है तो भारत में निवेश करने के लिए सरकार की मंजूरी ज़रूरी नहीं होगी, आप ऑटोमेटिक रूट के तहत आ सकते हो। इतना ही था इस न्यूज़ में। ठीक है, अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। AI एंड द नेशनल सिक्योरिटी कैलकुलस। AI, अभी सारे आर्टिकल बहुत सारे भी AI के ऊपर आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। है ना, AI और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय। AI और राष्ट्रीय सुरक्षा का नया मुद्दा। अमेरिका की जो AI कंपनीज हैं, एंट्रोपिक ने चीन की 3 AI कंपनियों को डीपसीक, मूनशॉट AI और मिनीमैक्स AI को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। ठीक है, आरोप क्या है कि चीनी AI लैब्स पर आरोपित हैं
आरोप है कि चीनी एआई लैब पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी एआई मॉडलों से जानकारी लेकर अपना कमज़ोर मॉडल को बेहतर बनाया है। मतलब उनके डेटा को लिया है इन्होंने, उनके एआई मॉडल को कॉपी किया है इन्होंने अपने एआई मॉडल को बेहतर बनाने के लिए। इसे एआई मॉडल डिस्टिलेशन कहा जाता है। एंट्रोपिक का दावा है कि लगभग 1.6 करोड़ सवाल जवाब करके उनके मॉडलों से डेटा लिया गया है। अच्छा, ये इतने सारे क्वेश्चन आंसर कर करके उनसे जानकारी और डेटा इकट्ठा किया गया और फिर उन्हें कॉपी किया गया। एआई को परमाणु तकनीक जैसा मानना सही नहीं। एआई एक ड्यूल यूज़ तकनीक है जिसका उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में हो सकता है। ये अमेरिकी एआई का कहना है, आरोप है उनके ऊपर, और वो बता रहे एआई के बारे में कि परमाणु तकनीक जैसा मानना सही नहीं है। ड्यूल यूज़ तकनीक है जिसका उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में हो सकता है। यह परमाणु तकनीक से ज़्यादा सेमीकंडक्टर तकनीक जैसी है। ठीक है। एआई का विकास मुख्य रूप से एआई का जो विकास है वो मुख्य रूप से निजी कंपनियां करती हैं, सरकारें नहीं करती हैं। ठीक है। एआई की तकनीक को जो रोकना है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंजीनियर्स एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। तकनीक के नए तरीके जो हैं वो आसानी से विकसित हो जाते हैं। सेमीकंडक्टर जैसे इनपुट पर लगाए गए प्रतिबंध को अक्सर तोड़ दिया जाता है ना, तो एआई की तकनीक को रोकना भी बड़ा मुश्किल है। अमेरिकी कंपनी का कहना है कि इनके जो मॉडल है वो सुरक्षित गार्ड रेल्स से बनाए गए हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि इन्हीं मॉडलों का उपयोग सेना निगरानी, साइबर युद्ध और स्वायत्त हथियारों में कर सकती हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियां सरकारों के साथ सैन्य अनुबंध करने को भी तैयार हो जाती हैं। प्रतिबंधों का असली असर क्या है? दुनिया सुरक्षित नहीं, बल्कि कुछ बड़ी अमेरिकी कंपनियों की ताकत बढ़ जाती है। इससे नवाचार, वैज्ञानिक सहयोग और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अभी लेखक का सुझाव क्या है कि दुनिया के देश मिलकर एआई के जिम्मेदार उपयोग के नियम बनाएं। ऐसे नियम ऐसे होने चाहिए कि घातक हथियारों के निर्णय में मानव नियंत्रण अनिवार्य हो, सामूहिक नागरिक निगरानी पर रोक हो और एआई सिस्टम के लिए पारदर्शी और जांच योग्य तकनीक मानक हो। ये सब लेखक का सुझाव है कि इस प्रकार आप एआई को यूज़ करिए, लेकिन ये सब हमें सावधानियां रखनी होगी। कोई भी जो घातक हथियार है वो ह्यूमन कंट्रोल में ही होना चाहिए, मानवों के नियंत्रण में ही होना चाहिए। उसका अंतिम निर्णय जो है सामूहिक नागरिक निगरानी पर रोक हो, है ना, निगरानी नहीं हो ऐसे सिस्टम से। एआई सिस्टम के लिए पारदर्शी और जांच योग्य तकनीकी मानक हो। अतः एआई का सैन्य उपयोग लगभग तय है, इसलिए केवल कंपनियों के नियमों पर भरोसा करने के बजाय देशों को मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदार उपयोग के नियम बनाने होंगे। ठीक है, इस न्यूज़ में भी इतना ही था। अगला देख लेते हैं हम। 41% इल्यूजन, ए क्वाइट री इंजीनियरिंग ऑफ इंडियाज़ फिस्कल फेडरल लैंडस्केप। देख लेते हैं ये हम क्या है। ये भी 41% का भ्रम और वित्तीय संघीय बदलाव। केंद्र सरकार ने 16th फाइनेंस कमीशन की सिफारिश को मान लिया है कि राज्यों को केंद्र के राजस्व के विभाज्य पूल से 41% हिस्सा मिलता रहेगा। जो 16th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट थी या उसकी जो सिफारिशें थी, उसको केंद्र सरकार ने मान लिया कि राज्यों को केंद्र का जो राजस्व वो इकट्ठा कर रहे हैं उसमें से 41% मिलता रहेगा। पहले से स्थिति थोड़ी अलग है इस बार। 41% हिस्सा जो है दिखने में बड़ा है, लेकिन असल में बहुत छोटा है। राज्यों को जो 41% हिस्सा मिलता है वह कुल कर संग्रह
से नहीं मिलता बल्कि केवल विभाज्य पूल से मिलता है। ठीक है। समस्या यह है कि केंद्र सरकार कई टैक्स और सेस और सरचार्ज के रूप में, मतलब जो टैक्स वसूल करते हैं ना, सेस और ये एक्स्ट्रा टैक्स होते हैं, सेस और सरचार्ज के रूप में वसूलती है राज्य से, और इन टैक्सों को है जो है राज्य के साथ साझा भी नहीं किया जाता। इस कारण पहले कुल टैक्स का बड़ा हिस्सा विभाज्य पूल में जाता था, अब यह हिस्सा लगातार कम हो रहा है। इससे क्या होता है, राज्यों को मिलने वाली कई वित्तीय सहायता खत्म हो जाती है। 16 फाइनेंस कमीशन ने कुछ महत्वपूर्ण अनुदान भी बंद कर दिए। क्या बंद किए? रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट, जो कुछ अलग अनुदान थे उनको भी बंद कर दिया। जो गरीब राज्य है उनके ऊपर वित्तीय दबाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट है जीएसटी मुआवजा खत्म होने से राज्यों की समस्या। जीएसटी लागू हुआ था तब केंद्र ने राज्यों को 14% सालाना राजस्व वृद्धि की गारंटी दी थी। यह जीएसटी कंपनसेशन जून 2022 में ख़त्म हो गया। ठीक है। अब कई राज्यों की आय कम हो गई। उदाहरण है तमिलनाडु को 2024-25 में लगभग 20,000 करोड़ की कमी का अनुमान है ना। राज्य जो है अभी जो कर्जे में भी फंसे हुए हैं। नया नियम आने से आर्थिक ताकत वाले राज्यों को ज़्यादा फ़ायदा मिला, और जो गरीब है वो गरीब राज्य है उनके ऊपर वित्तीय दबाव पड़ा। पहले वित्त आयोग राज्यों को पैसा देते समय टैक्स इफर्ट को भी महत्व देता था। अब 16वें वित्त आयोग ने नया मापदंड जोड़ा। क्या जोड़ा? राज्य का राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान, इसका वज़न 10% रखा गया। अब फ़ायदा क्या है, किस किस को राज्य को हो? महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक को। और नुकसान क्या है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों को नुकसान हुआ। स्थानीय निकाय के लिए कड़ी शर्तें। पंचायत और नगर पालिकाओं को देने के लिए लगभग 7.9 लाख करोड़ की सिफारिश की गई थी, लेकिन यह पैसा आने के लिए कई शर्तें हैं। ऑडिट खाते होना, राज्य वित्त आयोग बनाना, अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रयास करना, केंद्र के डेटा सिस्टम का पालन करना, है ना। कमज़ोर प्रशासन वाले राज्यों के लिए मुश्किल इन शर्तों को पूरा करना है। ठीक है, इस न्यूज़ में भी इतना ही था। ये री-इवैल्यूएटिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर, इसके बारे में भी बात, इसलिए इस न्यूज़ को हम ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अभी जो हाल ही में लोकसभा के स्पीकर थे ओम बिरला जी, उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, उस पर जो है फिर से चर्चा शुरू हुई। और ये पद कितना महत्वपूर्ण है, संवैधानिक है, उसकी जवाबदेही कैसे होनी चाहिए, ऐसे जो प्रस्ताव है बहुत कम आते हैं, लेकिन ये संसद के कामकाज और स्पीकर की भूमिका पर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करते हैं। इसके बारे में है। स्पीकर का महत्व क्या होता है कि जो सदन का अनुशासन बनाए रखते हैं, वो सदस्यों को बोलने का अवसर देते हैं, नियमों की सही व्याख्या करना, सरकार और विपक्ष के बीच संतुलन को बनाए रखना, इन सब का काम, ये सब जो काम है वो स्पीकर के होते हैं, है ना। स्पीकर के पास कुछ है ना विशेष शक्तियाँ भी होती है, जैसे सदस्यों को पहचान देना, सदन के नियमों की व्याख्या करना, अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, किसी विधेयक को मनी बिल घोषित करना। ये सब जो शक्तियाँ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पीकर को दी हैं, है ना। उसके हटाने की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 94C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार स्पीकर को हटाने के लिए लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। 14 डेज़ पहले आपको नोटिस देना होगा। 50 सदस्यों का जो है हस्ताक्षर होना चाहिए आगे बढ़ाने के लिए इस प्रस्ताव को। यह प्रक्रिया रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के नियम 200 से 203 के तहत तय की गई हैं, है ना। इतिहास में भी ऐसे प्रस्ताव आ चुके हैं। 1954 में जीवी मावलंकर के खिलाफ, 1966 में हुकम सिंह के खिलाफ, 1987 में बलराम झाकर के खिलाफ, है ना। ये सब पहले भी आ चुके हैं। भले ही वर्तमान में स्पीकर को हटाया न जाए, लेकिन इनका संस्थागत महत्व है। यह याद दिलाता है कि स्पीकर की जो शक्ति है संसद के विश्वास से आती है।
है ना। आज जो स्पीकर के पद के सामने कुछ चुनौतियां हैं वो क्या है कि सरकार का पक्षपात का आरोप है, सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ता टकराव, राजनीतिक पक्षपात का आरोप है, सरकार और विपक्ष के बीच में जो चुनौतियां मतलब बढ़ता टकराव है वो सब, संसदीय परंपराओं का कमज़ोर होना, ये सब। स्पीकर का जो पद है वो लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ज़रूरी है कि इस पद का जो निष्पक्षता, विश्वसनीयता और गरिमा बनी रहे। जब तक राजनीतिक दल संसदीय परंपराओं का सम्मान नहीं करेंगे तब तक इस पद की निष्पक्षता पर सवाल जो है वो उठते ही रहेंगे। इस न्यूज़ में इतना ही था। गवर्नमेंट इन्वोक्ड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट फॉर नेचुरल गैस एलोकेशन, इसे भी देख लेते हैं, इसे भी ऐसे डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सरकार ने प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया है। क्या है इस एक्ट में देख लेते हैं हम। केंद्र सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत प्राकृतिक गैस के वितरण को नियंत्रित करने का फैसला लिया है ना। ये फैसला लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 9 मार्च को एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की बात कही। गजट नोटिफिकेशन और 9 मार्च है ना। सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए अलग अलग प्राथमिकता तय की है। इनमें सबसे पहले इन क्षेत्रों को गैस दी जाएगी। कौन कौन से हैं? घरों में पाइप से मिलने वाली गैस पीएनजी है ना, डोमेस्टिक पाइप नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, व्हीकल फ्यूल जो है वाहनों के लिए सीएनजी हो गया, एलपीजी गैस उत्पादन और फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग, टी इंडस्ट्रीज़ है ना, अन्य उद्योग उपभोक्ता वो जो भी हैं। सरकार ने बताया कि घरेलू पीएनजी, वाहनों के लिए सीएनजी और एलपीजी उत्पादन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, पीएनजी, सीएनजी और एलपीजी को सबसे ज़्यादा दी जाएगी। इन क्षेत्रों को उपलब्धता के अनुसार 100% गैस की आपूर्ति बनाए रखने की कोशिश की जाएगी, है ना। वही फर्टिलाइज़र प्लांट को उनके पिछले 6 महीनों की औसत खपत के आधार पर 70% आपूर्ति की जाएगी, गैस आपूर्ति दी जाएगी। इससे पहले भी सरकार ने घरेलू उपभोक्ता के लिए एलपीजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया था। अभी सरल शब्दों में यह है कि गैस की कमी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। सबसे पहले घरों, वाहनों और ज़रूरी उद्योगों को गैस दी जाएगी ताकि आम लोगों को और ज़रूरी सेवाओं पर ज़्यादा असर नहीं पड़े। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था। आज के सेशन में इतना ही। और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल नव्या IAS पर उपलब्ध है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, धन्यवाद साथियों।